तो छात्रों, कल हम लोग जो है हिंदी गद्य साहित्य के विकास से संबंधित प्रश्नोत्तरी को कर रहे थे और जितना संभव था हमने आप लोगों को कराया और जो बच गया था आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया गया है। आप लोग उसको देख लीजिएगा। आज हम लोग जो है हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। ये एक माध्यम बस है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जो आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूँ। ये एक माध्यम बस है कि आपको कैसे पढ़ना है। इसका भी कंटेंट बहुत सारा बाकी रह जाएगा जो आपको पीडीएफ के माध्यम से मैं प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके वहां से देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ। तो आइए देखते हैं हम इस प्रश्नोत्तरी को। पहला ही प्रश्न कर है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को विद्वानों ने कितने भागों में बांटा है। इसको हम लोग पढ़े हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को विद्वानों ने कितने भागों में बांटा है, तो 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। कौन कौन? तो पहला जो भाग है आदिकाल है, जिसको वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। चारण काल, वीरगाथा काल आदि नामों से भी जाना जाता है। दूसरा जो है जिसको हम पूर्व मध्य काल या फिर भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं। भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं, ये दूसरा हो गया। और तीसरा हो जाता है उत्तर मध्य काल, जिसको हम लोग रीतिकाल के नाम से भी जानते हैं। उत्तर मध्य काल को हम लोग रीतिकाल के नाम से भी जानते हैं। और चौथा हो जाता है आधुनिक काल। आधुनिक काल। तो यही 4 भागों में बांटा है। हिंदी साहित्य के इतिहास को विद्वानों ने कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। फिर आप लोगों को पता है कि भक्ति काल भी जो है आगे चल करके 2 भागों में बंट जाता है। निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा भी फिर 2 भागों में बंटता है। कौन कौन? तो ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। और सगुण भी 2 भागों में बंटता है। कौन कौन? तो एक राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। तो इस तरीके से जो है इसका बंटवारा होता है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न कर रहा है कि नरपति नाल की रचना है। नरपति नाल की रचना है कौन? जयमंत जसचंद्रिका है कि खुमाण रासो है कि बिसलदेव रासो है कि हमीर रासो है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए, जयमंत जसचंद्रिका जो है, ये जो रचना है ये मधुकर कवि की है। मधुकर कवि की रचना है ये। और ये जो है कन्नौज के सम्राट हुआ करते थे। कन्नौज के सम्राट हुआ करते थे जयचंद। कन्नौज के सम्राट जयचंद के शौर्य और पराक्रम की गाथा है इसमें। जयमंत जसचंद्रिका में जो है कन्नौज के सम्राट जयचंद के शौर्य और पराक्रम की गाथा है, जो मधुकर कवि के द्वारा रची गई है। अगला है खुमाण रासो। खुमाण रासो जो है ये दलपति विजय के द्वारा लिखी गई रचना है। आप लोगों को पढ़ाए थे। दलपति विजय। बिसलदेव रासो, यही नरपति नाल की रचना है। बिसलदेव रासो। तो बच गया हमीर रासो। हमीर रासो किसकी रचना है? हमीर रासो आप लोगों को बताए थे कि सारंगधर की रचना है। किसकी रचना है? तो सारंगधर की रचना है कौन? हमीर रासो। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे जो पीडीएफ के माध्यम से भी देंगे, इसी तरीके से पढ़ना है। 3-4 ऑप्शन जो दिया रहता है उसमें से एक ही ऑप्शन सही है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो 3 ऑप्शन गलत है उसका कोई मतलब नहीं है। पढ़ते टाइम तो जरूर मतलब है, एग्जामिनेशन के टाइम भले ही कोई मतलब ना हो उसका। एग्जाम के टाइम में केवल सही ऑप्शन का मतलब होता है हमारे लिए, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे उन 4 ऑप्शन का मतलब होता है। जो गलती ऑप्शन होता है उसका भी मतलब होता है और सही ऑप्शन होता है उसका भी मतलब होता है। ये अध्ययन का एक तरीका है। तो आप लोग इस हिसाब से जितने भी प्रश्न आप लोगों के सामने आएंगे उसको देखिएगा। अगला करेंगे, तुलसीदास किस शाखा के कवियों के नायक थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। तुलसीदास किस शाखा के कवियों के नायक थे? इस तरीके से और भी पूछ सकता है कि कबीरदास किस शाखा के कवियों के नायक थे? सूरदास किस शाखा के कवियों के नायक थे? मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवियों के नायक थे? तो किस शाखा से थे? निर्गुण शाखा से थे? नहीं, निर्गुण शाखा से कौन थे? कबीरदास थे।
कबीर दास। निर्गुण में भी दो शाखा बाद में हुई, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के कबीर दास से थे और प्रेमाश्रयी के कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी थे। मलिक मोहम्मद जायसी थे किसके? प्रेमाश्रयी के। और ज्ञानाश्रयी के कौन थे? कबीर दास जी ही थे। और निर्गुण ही आगे चल के दो भागों में बटा, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। सगुण भक्ति शाखा, सगुण भक्ति शाखा के कवियों के नाम थे कौन? तुलसीदास, तुलसीदास। और इसमें भी अगर पूछा जाएगा तो राम भक्ति शाखा, इसके अंदर ही सगुण भक्ति शाखा, सगुण शाखा के अंतर अगर हम आएंगे तो उसमें भी राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं तुलसीदास। तो ये था 3 प्रश्न। आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न करें कि किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? भक्ति काल को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी काल में हिंदी साहित्य का उत्थान हुआ और बहुत जो है अच्छी अच्छी रचनाएं, बहुत बड़ी बड़े महाकाव्य जो है इसी काल में लिखे गए। जैसे रामचरितमानस वगैरह, बहुत सारी रचनाएं ऐसी हैं जिसको हिंदी साहित्य, जिसके द्वारा हिंदी साहित्य को एक अलग प्रसिद्धि मिली, एक अलग पहचान मिली। इसलिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला करें गीतावली के कवि हैं। गीतावली किसकी रचना है? तो गीतावली किसकी रचना है बताइए आप लोग? गीतावली जो है तुलसीदास की रचना है। और कौन कौन सी रचना है? कवितावली है, दोहावली है, रामलला नाचू है। ये रचनाएं तुलसीदास की है। केशवदास की रचना कौन कौन सी है? जो केशवदास की रचना है रामचंद्रिका। दूसरा है कवि प्रिया, रसिक प्रिया। रामचंद्रिका, कवि प्रिया और रसिक प्रिया, ये किसकी रचना है? तो केशवदास की है। ठीक है। मतिराम की रचना कौन कौन सी है? तो एक तो रसराज है और दूसरा ललित ललाम है। आप लोगों को पढ़ाया जाता है, ललित ललाम है। ठीक है। भूषण है। इसके बाद भूषण की रचना कौन कौन सी है? तो शिवा बावनी, शिवा बावनी हो गई। शिवराज भूषण, शिवराज भूषण हो गया। ये रचना किसकी है? भूषण की है। इसके बाद आगे आएंगे। छठवां प्रश्न करेंगे पद्माकर की प्रमुख रचना है। पद्माकर की कौन सी प्रमुख रचना है? तो पद्माकर की रचना हो जाएगी गंगा लहरी। पद्माकर की रचना कौन सी हो जाएगी? गंगा लहरी। बिहारी सतसई किसकी है? बिहारी की है। रामचंद्रिका किसकी है? अभी आप लोगों ने ऊपर देखा कि रामचंद्रिका किसकी? केशवदास की है। रामचरितमानस किसका है? तुलसीदास का है। तो इस तरीके से जो प्रश्न आ रहा है हमारे सामने, उसका जो ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन को हम देखते चलेंगे कि किसका क्या मतलब है। तो चीजें हमारी कम समय में ज्यादा कवर हो जाएंगी। बहुत सारी चीजें हमको कम समय में ही तैयार हो जाएंगी। आइए देखते हैं अगले प्रश्नों को। आइए देखते हैं अगला और 7वां। करें कि रीति मुक्त कवि कौन है? ये भी आप लोगों को पढ़ाया गया कि रीति मुक्त कवि कौन है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आलम। मतिराम कौन है? तो रीतिबद्ध है। मतिराम कौन कवि है? रीतिबद्ध। रीति काल भी 3 तरह से होता है, रीति मुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध। रीति सिद्ध में कौन आता है? बिहारी आते हैं। आलम कौन हो गए? रीति मुक्त हो गए। मतिराम कौन हो गए? रीतिबद्ध हो गए। और रीति सिद्ध में आ जाएंगे बिहारी। पंत और प्रसाद तो ये छायावाद के कवि है, छायावाद के कवि हैं। 8वां का है कि रसखान कवि ने किस भाषा में रचनाएं की हैं? तो रसखान कवि ने ब्रज भाषा में रचनाएं की हैं। खड़ी बोली में किसकी रचना है? पिंगल भाषा में किसकी है? फारसी में किसकी है? भी आप लोग देख लीजिएगा। 9 फल करें कि भूषण किस युग के कवि हैं? आदिकाल के हैं कि रीतिकाल के हैं कि भक्ति काल के हैं कि आधुनिक काल के हैं? तो भूषण आप लोगों को पता ही है कि रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल में भी रीतिबद्ध है कि रीति सिद्ध है कि रीति मुक्त है, ये आप लोग बताइएगा। 10वां करें कि आल्हा खंड भारत के किस हिस्से में गाया जाता है? आल्हा खंड को
एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है हिंदी साहित्य का आलाखंड। तो आलाखंड जो है भारत के किस हिस्से में गाया जाता है? तो उत्तर भारत में विशेष करके इसको गाया जाता है। तो इस तरीके से हिंदी पद्य साहित्य के विकास से संबंधित 10 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा, और इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएंगी। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी तैयारी अब से बेहतर ढंग से हो जाए, विधिवत हो जाए, तो आप भी पीएसपी क्लासेस फॉर जेएमबी के साथ जुड़ जाइए, और परीक्षा के दिन तक आप लोगों को टोटल वो मैटर आप लोगों को दे देंगे। अगर आप लोगों ने जितना मैं दिया हूं उतना ही पढ़ लिया तो आप लोग अच्छा स्कोर ला पाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। बस बने रहिए पीएसपी क्लासेस फॉर जेएमबी के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो लाइक कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ताकि जो है आप लोगों के लिए और अच्छे मैटर में खोज करके ला सकूं। बहुत बहुत